नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जवाब चाहिए के साथ डॉक्टर दानिश हाजिर है। दो तीन बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, इस वक्त आप देख रहे होंगे मीडिया में भरा हुआ मीडिया है। उन दो तीन केसेस में एक तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है और वो है फॉरेन फंडिंग का केस, जिसके हवाले से इलेक्शन कमीशन का फैसला 2 अगस्त को आ चुका है। इस पर फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो इन्वेस्टिगेशंस के लिए FIA को हुक्म दिया है और FIA इसकी इन्वेस्टिगेशंस कर रही है। इसमें जो अहम बात अभी आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये है कि FIA ने इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म को नोटिस दिया है और बहुत सारे सवालात उनसे रखे हैं पूछने के लिए, लेकिन इसका जो जवाब हमें मिला है वो ये मिला है कि इमरान खान ने FIA के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है और इस सिलसिले में वो कानूनी कार्रवाई की उन्होंने धमकी दी है। इस इशू पे बात करेंगे। दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है वो है तोशाखाना का। तोशाखाना के हवाले से कल इसकी जो PDM के MNA जो हैं उन्होंने ये आपके तोशाखाना केस जो इमरान खान साहब और उनकी मिसेस के हवाले से है वो केस स्पीकर के थ्रू इलेक्शन कमीशन के हवाले किया है और इस सिलसिले में 200 आइटम के बारे में कहा जाता है कि ये 200 आइटम के ऊपर जो इमरान खान ने तोशाखाना से तहाइफ ले हैं, इसमें करोड़ों रुपए इन्वॉल्व है जो गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर लिए गए हैं। अब इस पर भी बात कर लेंगे कि इसका क्या है, क्योंकि इसके एक अहम गेस्ट भी आज हमारे साथ हैं। और तीसरा ये है कि जी शोहदा की तज़ीक और तजलील पूरी दुनिया में आज तक किसी मुल्क में नहीं हुई, चाहे वो ईरान हो, तुर्की हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, अमेरिका हो, इजराइल हो या भारत हो। शोहदा की तज़ीक आज तक नहीं हुई जो पाकिस्तान में हुई है और इस सिलसिले में कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और इस सिलसिले में एक कमेटी बनी है और वो कमेटी जो है वो इस वक्त एक्शन ले रही है और कई लोगों को उसमें गिरफ्तारी हुई है और उसमें फॉरेंसिक है और ये कमेटी का दायरा इख्तियार ये है कि वो उन सरपरस्तों को भी गिरफ्तार किया जाएगा जिन्होंने फौज के उन ऑफिसर्स को जो फ़राइज़ अंजाम देते हुए शहीद हुए थे उनकी तज़ीक और तजलील की थी, तो उसे किसी सूरत में माफ़ नहीं किया जाएगा। कोई इसको ओन करने को तैयार भी नहीं है। तो इन इश्यूज़ पे बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट हैं, आइए बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, MNA साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आपका शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं अमजद अली ख़ान न्याजी, MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका ही बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ हैं अब्दुल्ला गुल साहब, तज़िया निगार, एक बड़ा नाम सब लोग जानते हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। मैं बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब की तरफ पहले आ जाता हूँ। कल आपका और आपके जो MNAs हैं उन्होंने जो केस तोशाखाना के हवाले से आपके इलेक्शन कमीशन में जमा कराया है थ्रू स्पीकर, तो उसमें वो उसकी हेयरिंग कल से शुरू हो रही है। तो मैं अपने जो इस वक्त पाकिस्तान के लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो इस केस के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, तो मेरा एक सवाल है कि आया इमरान खान साहब के हवाले से जो तोशाखाना का ये केस आप लेके गए हैं, तो ये किस तरह दूसरे लोगों के केसेस से अलग है और इस केस में ऐसी क्या चीज़ है कि जिसके लिए इलेक्शन कमीशन को अप्रोच किया गया है सर? देखिए, ये केस जो है ये आर्टिकल 62 आइन की जो दस्तूर पाकिस्तान की जो शिक नंबर 62 है उसका जो सब आर्टिकल 2 है उसके नीचे हमने स्पीकर साहब के पास ये केस जो था, रेफरेंस जो था, दायर किया था। मैंने और मेरे कुछ मेंबरान कौमी असम्बली जो दोस्त हैं, जिसमें JUIF के भी हैं, सलाउद्दीन साहब, आगा रफ़ीउल्लाह साहब हैं पीपल्स पार्टी से, हमारे मुस्लिम लीग नून के भी 2 मेंबर हैं कौमी असम्बली के, वो भी। तो हमने ये मिल के एक केस जो है ये हमने वहाँ पर रेफरेंस जो था ये स्पीकर कौमी असम्बली के पास दिया। जब हमें पता लगा कि इमरान खान साहब ने अपने तोशाखाना से लिए हुए जो तहाइफ हैं, हुआ ये कि एक सहाफ़ी थे, उन्होंने एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट की थी। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन जो था उसने ऑर्डर किया कि तोशाखाना की तफसीलात जो हैं, ये 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, कि वो जो है तफसीलात जो है वो सामने लाई जाए। तो मैं क्योंकि खुद भी कानून का
तालिब इल्म हूँ और इन चीज़ों में बड़ी दिलचस्पी भी लेता हूँ, तो हम उस वक़्त से मैं देख रहा था, क्योंकि तोशा खाना से जो तहफ़ लिए जा रहे थे, हमें भी इत्लाएँ आ रही थी, वो न्याजी साहब के गोशवारों में उनका कोई जिक्र नहीं होता था, कहीं पे उनका कोई जिक्र नहीं था। तो हम सारे मेंबरान जो थे कौमी असम्बली के, हमने जब इनका वो तोशा खाना की तफसीलात सामने आई, जस्टिस मियाँ गुल ने ऑर्डर किया कि इमरान न्याजी ने जो भी तोहफ़ लिए हैं वो सामने लेके आए। तो उस वक्त इमरान न्याजी साहब वजीर आजम थे। आज मैं बड़ी दिलचस्प बात सुन रहा था, उन्होंने वो कह रहे थे कि इस मुल्क में लिए गरीब और अमीर के लिए कानून एक होना चाहिए, कानून से बालातर कोई नहीं है, और मेरे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो मसाले दे रहे थे, तो मुझे फौरन ये ख्याल आया कि जब मौसूफ ने मोहम्मद बिन सलमान से करोड़ों रुपए की घड़ियां ली, तो पाकिस्तान के कानून के नीचे वो करोड़ों रुपए की घड़ियां जो हैं ये अपने गोशवारों में जाहिर करने के कानून के नीचे पाबंद थे। तो उस वक्त अपने वजीर आजम के ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करते हुए इन्होंने कैबिनेट डिवीजन से कहा कि ये आप तफसीलात मत दें और कहें कि कौमी सलामती का मामला है। अगर मेरी करोड़ों रुपए की घड़ियां जो मैंने ली या बुशरा बेगम ने ली, और जो हमने 80-90 लाख रुपए की छोटी से छोटी चीजें, टी सेट 3500 रुपए का टी सेट, मैं कहता हूँ माली भी छोड़ दे, इस तरह की चीजें भी नहीं बख्शी। बनी काला मुझे लगता है कि जितनी लंबी तफसील अगर आप वो लिस्ट चलाएं आपके पास है, तो तकरीबन 52-53 आइटम्स हैं जो इन्होंने, जिसमें से इन्होंने एक सुई भी नहीं छोड़ी, जो कुछ मिला सब कुछ रिटेन, जो कुछ मिला सब घर लेके चले गए और अपने गोशवारों में जाहिर नहीं की। आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल तो देते हैं और कानून के आगे सब बराबर होने की मिसाल तो देते हैं, तो फिर गोशवारों में भी जाहिर कर देते। जब हमें पता लगा तो हम स्पीकर साहब के पास गए और हमने कहा कि अगर मियां नवाज शरीफ अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने के मामले पे साकिब निसार की जजमेंट में नाअहल हो सकता है, तो इसने तो कंसील किया है। मियां नवाज शरीफ साहब के ने तो अपना पासपोर्ट अपने नॉमिनेशन पेपर्स के साथ लगाया था जिसमें वो अकामा मौजूद था, मौसूफ ने तो सिरे से जिक्र नहीं किया। और ये तो हमने कहा कि दस्तूर पाकिस्तान के नीचे ये तो सीधी सीधी डिस्क्वालिफिकेशन है और ताहयात नाअहली है साकिब निसार के फैसले के बाद, तो इसकी तो कोई गुंजाइश नहीं बनती। हमने स्पीकर साहब से कहा कि हमारा रेफरेंस आप लें, स्पीकर साहब ने रेफरेंस ले लिया, उसमें उन्होंने कानूनी सारी जो भी थी, उसका 1 महीने का टाइम होता है दस्तूर की 62 के नीचे, उन्हें वो पूरा का पूरा जो दस्तूर था उसके नीचे उन्होंने टाइम लिया, फिर उसके बाद अपनी सिफारिशात मुरतब करके उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया। हमारा केस बड़ा सिंपल सा है कि मियां नवाज शरीफ साहब जिनको साकिब निसार साहब ने उस वक्त नाअहल किया, तो क्या था ग्राउंड ये था, पनामा से कहानी शुरू हुई और बात अकामे पे खत्म हुई, और खत्म भी अकामे पे कहाँ हुई कि बेटे से जो एक सैलरी लेनी थी आपने, जो कि नहीं ली, वो आपके अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, वो आपको गोशवारों में जाहिर करनी चाहिए थी। अब साकिब निसार के कानूनी फैसले से अब इमरान खान उनके पसंदीदा क्रिकेटर, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि साकिब निसार साहब की पूरी फैमिली भी उस वक्त अदालत में तशरीफ लेकर आई थी। मेरी इतला के मुताबिक ऊपर विजिटर्स जो प्रेस गैलरी है उसमें शायद ऊपर बैठे हुए थे वो सारे बच्चे भी उनके, और वो बड़े शौक से जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ वो फैसला अनाउंस कर रहे थे, तो वो इस तरह फैसला देखने आए थे जिस तरह क्रिकेट मैच देखने आए होते, और वो फैन फॉलोइंग थी, हमें समझ आती है। और वो साकिब निसार ने एक फैसला किया और साकिब निसार के फैसले की रोशनी में नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए। अब वही साकिब निसार का फैसला है, इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन कमीशन बुलाएगा तो इलेक्शन एक्ट के नीचे तो हम साकिब निसार का फैसला तो बताएंगे कि अब तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ताहयात नाअहली बना दी है, लेकिन उसके साथ साथ इलेक्शन एक्ट में भी ये जुर्म है, इसकी 3 साल कैद है, 1 लाख रुपया जुर्माना है और 5 साल की नाअहली इलेक्शन एक्ट के नीचे। ये करप्ट प्रैक्टिस है, ये करप्ट प्रैक्टिस है। इसमें और भी बड़े पहलू हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया ना करप्ट प्रैक्टिस हो गया इलेक्शन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं जरा सा इसके बाद टैक्स चोरी और इस तरह के और भी मामला आते हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 137, 173, 174 और इसके साथ साथ आपने कहा 52 आइटम्स, 52 आइटम्स नहीं है, 52 कैटेगरीज है, 200 आइटम है, 200 आइटम। बहरहाल मैं आता हूँ आपके तहरीक इंसाफ के हमारे साथी हैं अमजद अली खान न्याजी साहब। अमजद अली खान न्याजी साहब, तोशा खाना केस कल से शुरू हो रहा है और बज़ाहिर काफ़ी कानूनी माहिरीन के इसमें अगर गोशवारे में इमरान खान साहब ने 2019, 2018, 2021 में ये जाहिर नहीं किया, 200 आइटम्स में से बहुत सारे आइटम्स और कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिसकी कीमत उन्होंने
50% कर दी थी लेकिन 20% दिया है, तो वो कहते हैं कि ये बड़ा सॉलिड केस है नाअहली का। आप क्या कहते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर दानिश, सबसे पहले अभी मोहसिन राजा ने एक लंबा चौड़ा लेक्चर दिया करप्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर, और करप्ट प्रैक्टिसेस अगर इनको मालूम है तो इन्हीं के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे अभी तो मफरूर हैं, वापस भी नहीं आए, दवाई लेने गए थे, तो उन्होंने भी नेशनल असेंबली में खड़े होकर एक बड़ा लंबा चौड़ा जो है लेक्चर दिया था और जराए भी बताए थे। वो जराए ना आज तक पाकिस्तानी कौम को मालूम हो सके ना हमें मालूम हो सके, न उन्होंने आज तक मनी ट्रेल दी। कहते हैं कि जी पनामा से शुरू होकर कामा पे खत्म हो गई, तो जिन फ्लैट का वो इज़हार करते थे तो मुझे तो मालूम ही नहीं आज भी उन्हीं फ्लैट्स के अंदर वो रह रहे हैं, जरा उनकी भी तफसीलात हमें दे दी जाए। और जिन तोशा खाना की भी बात करते हैं, हम तो कह रहे हैं कि हमने कहीं पे अगर इरेगुलरिटीज की है तो सामने लेके आए। इन्होंने भी तोशा खाना से जो कुछ लिया वो भी तफसीलात ले लें, जरदारी साहब ने लिया उनकी भी तफसीलात ले लें, और हम ही अपनी तफसीलात सामने रख देते हैं। कौम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि हमने क्या लिया, किस बेसिस पे लिया और किस उससे लिया, कि हमने क्या दिया और उससे क्या लिया। और तीसरी बात यह है कि जिन टेक्निकलिटीज पे इन्होंने बड़े आर्टिकल्स भी साथ जो है 73, 74 और 37 भी जिक्र किया 137 का, लेकिन साथ कम अज कम इनको एक मॉरल मैं समझता हूँ में हिम्मत होनी चाहिए कि आज ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे और बैकडोर चैनल से जो कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से मिला तो कुछ नहीं, 3.5 साल में एक तोशाखाना ही है जो इनको नजर आता है, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कौम के सामने हमने तो कहा है कि हमने ये चीजें ली हैं और हमने ये पैसे दे के ली हैं। और मैं समझता हूँ उसके बाद आप देखें कि जो चीजें ली गई हैं, क्या ये इनका कहना कि जी एक चीज होती है इलेक्शन से पहले आपने नॉमिनेशन पेपर में जमा करानी होती है, उसमें ठीक है आप बैंक आपकी जो भी पर ईयर आप देते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन इसमें टैक्सेशन के अंदर, तो क्या उन्होंने 2022 के अंदर अपनी तमाम चीज अपना 21-22 के अंदर नहीं जमा कराई? वो सब चीजें हमने बता दी हैं और इनको भी मालूम है, और उसके ऊपर जो टैक्सेशन का सिस्टम है वो भी हमने दे दिया है। अगर उसके बाद जो स्पीकर साहब हैं वो तो बाइस्ड हो चुके हैं, जैसा कि आपने मुख्तलिफ फैसलों के अंदर अभी इस्तीफों के ऊपर कि वो मरलावार उसमें भी अभी कोर्ट में है, उस पर भी अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एक मौक़िफ़ दिया है, तो इंशाल्लाह कोर्ट इंसाफ करेगी और हमें पूरी उम्मीद है। बाकी ये जितना मर्जी जोर लगा लें, इन्हें हर जगह पे कानूनी अखलाकी दोनों में शिकस्त होगी। आज पाकिस्तानी कौम जान चुकी है कि ये क्या करते रहे हैं और हमारा क्या चेहरा है, और सबसे बड़ी जज मेरे ख्याल में कौम होती है। अभी भी देखें कि 14 अगस्त की रात और 14 की रात जो मुजरे कराते रहे, हमने 13 की रात जो पूरे पाकिस्तान को, और 14 का सूरज जब सूरज तो नहीं रात थी, उसमें देखें कि पूरी कौम एक पेज पे थी और मिल के इमरान खान के साथ जिस मोहब्बत और वालेयाना अंदाज से पाकिस्तान की जो 75 जो है अगस्त को सेलिब्रेट कर रही थी, वो भी कौम के सामने है। बाकी ना मानू वाली बात यह है कि जी हाँ कौम किसके साथ है, तो इनको अच्छे से मालूम है। आ जाएं इलेक्शन की तरफ जाएं तो इनको ये भी मालूम हो जाएगा कि इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। ठीक है, मैं जनाब अब्दुल्ला गुल की तरफ आना चाहूँगा। और अब्दुल्ला गुल साहब, 2 सवाल आपके साथ हैं। एक तो तोशाखाना केस आपके सामने है, इसके ऊपर जो है वो कल से इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना प्रोसीडिंग शुरू कर रहा है, और यकीनन आइन के आर्टिकल्स, इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल्स जो हैं इस पे बहुत सख्त हैं अगर ये साबित हो जाता है। और मोहसिन राजा साहब ने हवाला दिया था नवाज शरीफ साहब की नाअहली का, जिसका कहा जाता है कि मामूली सी एक बात थी, यहाँ बहुत कुछ है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? और दूसरा जो मैंने एक पैकेज दिखाया, क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन ने 76 सफ़ात का फ़ैसला सुनाया है, जिसके बाद पीटीआई इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ले गई है, रिट पिटीशन में लार्जर बेंच भी बन गया है। लेकिन जो हुकूमत को उन्होंने रेफ़र किया था, जिस पे हुकूमत ने काफ़ी काम करना है, डिक्लेरेशन भी करना है,
उसकी नोटिफिकेशन भी निकालना है। लेकिन फिलहाल उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन FIA को दी है और FIA ने इमरान खान को नोटिस किया है, लेकिन इमरान खान ने साफ तौर पे मना कर दिया है कि मैं FIA कौन होता है मुझसे सवाल पूछने वाला। हालांकि उस पैकेज में उन्होंने खुद पूरा बताया है कि कोई शख्स कानून से बालातर नहीं है और बहुत कुछ बताया, आपने सब सुना है। क्या देखते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहले तो तोशा खाना के ऊपर बात करते हैं। एक मॉरल पोजीशन भी होती है। ज़रूरी नहीं होता कि आपके जो तोहफे तहाइफ आपको मिलते हैं, पहली बात यह है कि उसके अंदर बाकायदा और लोगों को भी ऑफ़र किया जाता है कि यानी कि अगर आपको लेट्स से कि डॉक्टर दानिश को वो एक तोहफ़ा मिलता है और डॉक्टर दानिश को पहले पूछा जाता है कि जी आप इसके ऊपर क्या करें, उसके बाद दूसरे जो हुकूमती एहलकार होते हैं उनको भी वो सेम ऑफ़र की जाती है और कहा जाता है कि अगर आपकी चॉइस हो तो आप भी ले सकते हैं उसमें से। अब इसके अंदर जो अहम पोजीशन है वो मॉरल है। अभी कल ही हमारे आर्मी चीफ को एक बहुत बड़ा सोने का जो एक हारनुमा मेडल था UAE की जानिब से पेश किया गया। अब वो जो UAE की जानिब से जो पेश किया गया उसको क्या जनरल बाजवा साहब अगर बाज़ार में बेच दें तो क्या ये मॉरली करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा? इसी तरीके से मैं आपको अपने वालिद जनरल हमीद कुल के हवाले से बताऊं कि मेरी वालदा को एक ज़माना था कि एक बहुत कोई अरब दुनिया के एक बहुत बड़े जो शहज़ादे थे हमारे घर तशरीफ़ लाए। उन्होंने एक बाकायदा एक सोने का जो दरख्त था, तकरीबन कोई वो 3 फुट लंबा था, वो उन्होंने तोहफ़तन मेरी वालदा को भिजवा दिया। ना वो मेरी वालदा से मिले थे, ना मेरी वालदा उनको जानती थी। और जब वो मेरे वालिद साहब के ज़ाहिर है इल्म में था ये बात, उन्होंने कहा कि ये वापस भिजवा दिया जाए, ये तोशा खाना में भिजवा दिया जाए। तो मेरी वालदा ने कहा कि ये तो मुझे भेजा है। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि क्या तुम उनसे मिली भी हो? तो कहा नहीं। क्या जानती हो? तो कहा नहीं। क्या उनके साथ हमारे कोई फैमिली मरासिम हैं? तो नहीं। तो फिर इसका मतलब है कि उन्होंने मेरी सीट को दिया है, उन्होंने मुझे नहीं दिया। और अगर तुम्हें ये रखना है तो इसी की कीमत के बदले में आप जो है इतना ही बड़ा तोहफा जो है वो उनको दे दें। तो वो तो हमारी हैसियत नहीं थी। ये तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये मॉरल पोजीशन है। दूसरा इसके अंदर जो है टेक्निकल पोजीशन है। क्या ये तमाम जो रीजनिंग है, इससे जो अभी मैंने मोहसिन शाह नवाज साहब से भी सुना, न्याजी साहब ने भी बताया, इसका मतलब मुझे जो समझ आ रहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब ने गलत किया था या उन्होंने तोशा खाना के कुछ तहाइफ छुपाए थे या उनको बाजार में बेचा था लेट से, तो फिर इसका मतलब है कि इमरान खान साहब जस्टिफाइड हैं ये करने में। क्या 2 गलत जो है वो सही बन जाते हैं? अगर डॉक्टर दानिश ने कोई गलत काम किया है तो फिर अब्दुल्ला गुल भी कर ले। डॉक्टर दानिश ने जो है अगर किसी को गोली मारी है तो अब्दुल्ला गुल भी मार ले, इसलिए ये जस्टिफाइड हो जाएगा। तो कानून के जो तकाजे, जो कि ख़ास तौर पे अभी खुद इमरान खान साहब ने बताया था, हम बाकी के माजी के जितने हुक्मरान थे उनसे तो पहले ही तंग आए हुए थे और लोगों ने उनको मायूस किया था, उन्होंने लोगों को मायूस किया था। लेकिन जब इमरान खान साहब आए तो हम उनसे कुछ मुख्तलिफ चाहते थे, रूल ऑफ लॉ को चाहते थे। हम चाहते थे कि हर जो है वो जवाबदेह हो हुकूमत के और कानून के सामने। अभी आपने नैब की एक बात फरमाई, आपने FIA का हवाला दिया। इमरान खान साहब ने उनको कहा कि जी मैं आपके सामने पेश नहीं होगा। तो मुझे जरदारी साहब याद आ गए कि जब उन्होंने नैब के लिए कहा था कि नैब की क्या मजाल जो है मुझे बुला सके। यानी कि ये कानून जो है वो सिर्फ पार्टी लीडरों के लिए, वो भी पॉपुलर पार्टी लीडरों के लिए कानून के तकाजे फ़र्क है और हम जैसे लोगों के लिए कानून के तकाजे फ़र्क है। ये तो इमरान खान साहब ने कौम को शऊर दिया था कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और इसीलिए वो रियासत मदीना के हवाले से बात कर रहे थे। तो फिर हज़रत उमर फारूक से जब 2 चादरों के मुतल्लिक सवाल पूछा गया तो फिर जवाब तो देना पड़ा था। अब मसला ये है कि ये सारी बातें जो हम अगर इनको सामने रखें तो हमें ये पता चलता है कि क्या हुकूमत की रिट को जो है वो चैलेंज किया जा रहा है, क्या कानून को चैलेंज किया जा रहा है। अभी जो हालिया वाक़या आज शाम का है
कि एक्चुअली जो हमारी फेडरेशन की जो ताकत है उसके सामने प्रोविंस की ताकत आके खड़ी हो गई, और नतीजतन ये हुआ कि रेंजर्स के साथ जब बात की जाती है तो इसका मतलब है कि आप जो है महाज आरआई को दावत दे रहे हैं। और असद उमर साहब ने जिस तरह से बाकायदा थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन की बात की, एक गैर आईनी फेल को जो है वो उन्होंने मदऊ करने की बात की, तो ये हम किस तरफ लेके जा रहे हैं? क्योंकि हिस्ट्री में आप अगर जब पाकिस्तान जब टूट रहा था तो उस टाइम पे ये मिसाल नजर आती है कि शेख मुजीब जो थे वो डिस्क्रेडिट कर दिया उनको, यहाँ के सियासतदानों ने भुट्टो साहब को उन लोगों ने डिस्क्रेडिट कर दिया, या खान साहब को डिस्क्रेडिट कर दिया, कोर्ट्स को मुतनाज़ा बना दिया, अफवाज पाकिस्तान के इदारे को जो है वो तनकीद का निशाना बना दिया। आज जो है वो हम किस तरफ जा रहे हैं? ये जो अवामिल इख्तियार किए जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे जब तोशा खाना का रेफरेंस कल से सुना जाएगा और कल से इसके ऊपर डिबेट जारी होगी, तो उस टाइम पे ये जो हम एक नॉन इश्यूज़ को जो इश्यूज़ की तरफ लेके जा रहे हैं, बेहतर ये था कि 8 साल तक अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आ रहा था तो पीटीआई को इल्तवा की बात नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि कहना चाहिए था जल्द अज जल्द ये फैसला हो। देखिए डॉक्टर दानिश साहब, अगर आप पे कोई मुकदमा है या मेरे पे कोई मुकदमा है तो हम ये चाहेंगे कि हम जल्दी से जल्दी एग्जोनरेट हो जाएं इसमें, लेकिन हम अगर इल्तवा की दरखास्त देते रहें तो फिर ये तो इसका मतलब है गलत है। इसी तरह से तोशा खाना के मामले पे जो भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन मैं तो अपने आप को खुद एहतसाब के लिए पेश कर दूं और मैं कहूं कि इसका जल्दी फैसला हो जाए, ये मुझे तोहफे मिले हैं, ये उनकी मालियत थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जरा काम जो हुआ, जो कि बाजारों में जाके बेचा, इससे जो फौरन जिन लोगों ने वो तोहफे तहफ दिए थे, मुझे ये जाती तौर पे इल्म है क्योंकि मेरा भी ताल्लुक वास्ता है उन लोगों से, उन्होंने एक नहायत ही नापसंदीदगी का इजहार किया। और सबसे बढ़कर जो डॉक्टर दानिश साहब ये बात है वो आपके मैं इतला के लिए ज़रूर कह दूं, ये बताइए कि वो तो गैर मुमालिक में तोहफे तहफ बेचे गए, अगर वो गैर मुमालिक में तोहफे तहफ भेजे गए तो क्या वो पैसा जो था वो बैंक के अकाउंट के जरिए आया या फिर वो किसी और तरीके से ट्रांसफर हुआ? ये सवाल है। ठीक है, मैं आपका सवाल जो है वो न्याजी साहब की तरफ रख देता हूं, वो जवाब देंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन हो जाते हैं। वेलकम बैक जी। मोहसिन राजा साहब, आप जो भी कमेंट्स करना चाहें वो करें, लेकिन 2 सवाल मैं आपके सामने भी लाना चाहता हूं। अब तो एक और बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो गई है और वो ख़ास तौर पे अभी अब्दुल्ला गुल साहब ने भी उसका इशारा दिया है कि जी शहबाज गुल जिन पर बगावत का मुकदमा है, बहुत बड़ा मुकदमा है, और उसको अदालत ने कस्टडी के लिए कहा है, और ऐसे हालात हो गए हैं कि पंजाब हुकूमत और फेडरल हुकूमत आमने सामने आ गई है, फिर रेंजर और एफसी को भी इन्वॉल्व करना पड़ा। तो ये भी एक उस पर कमेंट्स कीजिएगा। दूसरा एक ये है कि जी ये जो फॉरेन फंडिंग केस में एफआईए की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं क्यों पेश हूँ, एफआईए को इस्तेहकाक नहीं है और मैं कोई इसको जवाब नहीं दूंगा, बल्कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। एक इस पे भी थोड़ा सा कमेंट्स कीजिएगा। और तीसरा एक और बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है, और वो ये हुई है कि दुनिया में पहली दफ़ा जो शोहदा हैं, जिस तरह हमारे इन जो फ़ौजी अफसरान शहीद हुए फ़र्ज़ को निभाते, वो उनकी जितनी तज़हीक हुई, तज़लील हुई, वो मुहिम जो है वो सब पकड़ी जा रही है और काफ़ी लोग पकड़े जा रहे हैं। तो इसके ऊपर भी ज़रा कमेंट्स कीजिएगा आप। डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो ये है, जो बड़ी अहम बात है कि शहबाज गिल साहब के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि इमरान नियाजी साहब को बहुत जज्बाती हुए हैं। मेरे ख्याल से इतना जज्बाती शायद अमजद नियाजी को उठा के वो ले जाएं तो नहीं होंगे, जितना वो शहबाज गिल के साथ मामले पे वो जज्बाती हुए हैं। अमजद नियाजी तो हमारा भाई है, लेकिन इतनी परेशानी इनकी भी शायद ना होने। हैरानगी की बात है कि जिस बंदे ने उनका बेड़ा गर्क कर दिया, और हमें तो
ठीक है, जिस तरह से उन्होंने जो इस्तेमाल की अल्फाज पाकिस्तान अफवाज के हवाले से, मतलब उन्होंने एक किस्म की कोशिश की था कि शहबाज गिल क्या हैसियत है उनकी कि वो पाकिस्तान अफवाज जैसे मुनज़्ज़म अदारे में कोई बगावत या इसका बीज बो सकें, उनकी हैसियत ही नहीं है। लेकिन जिसके कहने पे भी वो कर रहे थे, ये वो एजेंडा है जो भारतीय रॉ के एजेंट्स का एजेंडा है। अब अब्दुल्ला साहब माशाल्लाह, इनके वालिद मोहतरम अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो एक बहुत प्रोफेशनल फौजी अफसर थे, उन्होंने बड़ा नाम कमाया, वो भी ये बात से एग्री करेंगे। ये तो एक आम पाकिस्तानी बच्चे को भी पता है कि जो शहबाज गिल साहब ने बातें की, ये बातें हमेशा से रॉ के एजेंट्स करते थे, कोशिश किया करते थे कि कोई इस तरह की एक गुफ्तगू या बयानिया जो है उसका पाकिस्तान में आगाज हो। और अफसोस की बात है कि इमरान नियाजी साहब एक तरफ अभी तक मेंबर कौमी असम्बली हैं, आइन के साथ, इस रियासत के साथ वफादारी का हल्फ भी उठाया हुआ है, तहिया भी किया, उसके बावजूद भी आज भी वो कह रहे हैं कोई कानून से बालातर नहीं है, और उनके लोग ही हमारे रियासत के सबसे मजबूत अदारे पे खड़े होकर उनके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। और फिर जिस तरह आपने बताया कि ये जो लोग उनके पता पकड़े जा रहे हैं सोशल मीडिया में, लोग का एजेंडा नहीं, पाकिस्तान को बदनजमी की तरफ लेके जाना है, पाकिस्तान को इंतजार की तरफ लेके जाना है, पाकिस्तान की अवाम में, पाकिस्तान के इदारों के लिए नफरत की रिश्तों में। देखिए, इख्तलाफात आप करें, आप इख्तलाफात, हमारा इख्तलाफ आप आमरीत के ऊपर बोले, आप आइन कितनी के ऊपर बोले, शहबाज गिल साहब बेसिकली क्या करें कि आप सवाल को क्वेश्चन करें, जो कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में जितनी भी पोलिटिकल पार्टी गुजरी है और उनके जितने भी इख्तलाफात रहे हैं आमरीत के हवाले से, ये गुफ्तगू उन्होंने भी नहीं की जो शहबाज गिल ने की। और फिर देखिए, इस्लामाबाद FIA के वो मुल्ज़िम है शहबाज गिल साहब, इस्लामाबाद में तो जेल मौजूद ही नहीं है। ये अब्दुल नियाज़ी साहब भी बैठे तो बताया कि इस्लामाबाद में कोई जेल नहीं है, तो इस्लामाबाद जेल का कोई जेल नहीं है, तो इस्लामाबाद जेल का जो कैदी है या अदारों का, वफाकी अदारों का, उसको अडयाला में ही रखा जाता है। अब अडयाला में अगर वो है तो वो वफाकी हुकूमत का कैदी है, वफाकी अदारे को जवाबदेह है, उनका मुल्जिम है, उसको तफ्तीश के लिए, सारे मामलात के लिए वो दरकार है। ये किस तरह मुमकिन है कि आप वहां पर एकदम धक्केशाही शुरू कर दें और कहें कि जी अडयाला जेल में इनको ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, और पुलिस के जरिए उसको जबरदस्ती पंजाब के अस्पताल में मुंतकिल करें। मुल्जिम वो मरकज का है, इस्लामाबाद में कोई जेल नहीं है, उधारा वहां पे रखवाया हुआ है, उधार पे चीज दी थी, वो आज मतलब जब भी वो वापस लेंगे वो वफाक के पास ही वापस आएगी। तीसरी बात सबसे बड़ी ये कि इमरान नियाजी साहब जो है कहते हैं मैं जवाबदेह नहीं हूं। इमरान नियाजी साहब के कहने से एक तरफ रियासत मदीना की बात कर रहे हैं, एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें दे रहे हैं, एक तरफ हर जगह आप हमारे खुलफाए इकराम की, सहाबा इकराम की मिसालें दे रहे हैं और कह रहे हैं मतलब इससे बालातर कोई नहीं है अदल के निज़ाम से, चाहे खलीफा वक्त है या कोई नबी है या जो भी है, वो सब कानून के आगे जवाबदेह हैं। तो भाई आप भी कानून के आगे जवाबदेह हैं। आपका दोहरा मेयार है, एक तरफ आप ये लेक्चर देते हैं लोगों को, फिर कहते हैं मैं FIA के आगे पेश नहीं हूँगा। और भाई FIA के आगे आप पेश हो, आप कहते हैं कि जी मैं नवाज शरीफ साहब या बाकी, आपने कितनी नवाज शरीफ साहब की पेशियां, नवाज शरीफ को 150 पौने 200 दफा तो अदालत में पेश हुए, कितनी दफा वजीर आजम होने के बावजूद JIT में पेश हुए। मुझे ये क्या बता दें खान साहब कि आप में तो इतना, आपका तो फिर कहते हैं मेरा बड़ा कलेजा और मैं बड़ा दलेर हूं, मुझे तो लगता है आपका दिल ही छोटा सा है, आपका तो ये हिम्मत ही नहीं हो रही, आप डर रहे हैं, घबरा गए। कहते हैं घबराना नहीं है, मेरे ख्याल से शदीद घबराए हुए, शदीद घबराहट का शिकार हैं, और तब कह रहे हैं कि मैंने FIA के आगे पेश नहीं होना। बात बात पे राना से, ये वही राना सनाउल्लाह है जिसपे आपने 15 किलो हेरोइन डलवाई थी, और आज आप रियासत मदीना की मिसालें देते हैं कि इसमें जुल्म और जबर का निज़ाम नहीं चल सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है लेकिन जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। तो आपने तो जनाब 15-15 किलो अपने मुखालफिन के ऊपर हेरोइन रखवा के उनको बेगुनाह जेलों में भिजवाया। मेरा भाई अमजद नियाजी बैठा है, ये एक बहुत बड़े सियासी घराने से ताल्लुक रखते हैं, ये भी इस बात से हो सकता है कहें कि ये गलत हुआ था इनके अपने वज़रा ने कहा। तो ये इमरान नियाजी साहब पे जब अपने पे आती है तो उस वक्त और मेयार आ जाता है, और जब अपने दुश्मनों पे आती है, मुखालफिन पे आती है, उस वक्त और कानून का मेयार आ जाता है। तो मेरी तो समझ से बालातर है इनकी सियासत। बहरहाल अब इनको पेश भी होना पड़ेगा, ठीक इंशाल्लाह ताला अब इनको सारे अमल में से गुजरना पड़ेगा जिससे इन्होंने अपने मुखालफिन को गुजारा है। ठीक है, मैं आता हूँ जनाब अमजद नियाजी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है, हमारे सवाल 3 है आपके साथ। एक तो ये है कि जी इमरान खान साहब ही ने शऊर दिया, जैसे अब्दुल्ला गुल ने कहा कि जी आपके करप्शन नहीं होना चाहिए और इंसाफ जस्टिस सबसे बड़ी चीज़ है, उससे कोई
बालातर नहीं है। और बड़ी मिसालें, मैंने पैकेज भी दे दिया, लेकिन FIA को जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। एक तो ये, दूसरा जो है इम्पोर्टेंट, वो अभी कि पंजाब एक कस्टडी दी, उसके ऊपर पंजाब हुकूमत जो है वो उसको देने को तैयार नहीं थी। खान साहब का सुना है कि उन्होंने सख्ती से कहा था कि जी इनको ना दिया जाए। इस तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि शोहदा के हवाले से जो लोग पकड़े जा रहे हैं, कमेटी ने उनको डिस्क्लोज़ भी किया है। अली फैसल हैं, काशिफ सईद हैं, रिटायर्ड एक मेजर हैं, और बहुत सारे ला हैं। क्या वजूहात है कि शोहदा के मुहिम में, तज़ीक और तजलील में जो पकड़े जा रहे हैं लोग, उनका ज़्यादातर ताल्लुक, वीडियो अभी आ रही है, PTI से है? क्या कहेंगे सर? दानिश, मैं सबसे पहले तो, चूंकि बहुत सारे सवाल उठाए हैं मेरे दोस्त ने, और कहते हैं कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जुदो पशेमा का बशेमाना। आज इनकी मोहब्बत जो है ना, वो सर से ले के पांव तक टपा की रही है। और मुझे वो बयानात भी याद आ रहे हैं जो इन्होंने इदारे के बारे में कहे थे और इनकी टॉप लीडरशिप ने कहे थे। और टॉप लीडरशिप के जलसों में जो लैंग्वेज और जो हैकलिंग की जाती रही है, वो भी तारीख का हिस्सा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब ने आज तक एक लफ्ज भी नहीं बोला। हमेशा ये कहते हैं कि हमारी फौज मुझसे ज्यादा जरूरत है और इसको मजबूत होना चाहिए। हमारा पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया में यही मैसेज है और ये हमारा स्टांस है, क्योंकि हम समझते हैं दिफाए वतन के लिए आज जितनी जरूरत हमें है फौज की, पहले भी थी और भी है, और इसको और मजबूत होना चाहिए। अब बात कर रहे हैं जी कि शहबाज गिल साहब की, क्या आपने कहा, बात यह है दानिश, उसके बयान को कोई भी डिफेंड नहीं कर रहा, न किया है, न खान साहब ने किया। बात हो रही है कि अगर उनके साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, मावराए कानून कुछ हो रहा है, तो ये इंसानी हकूक के खिलाफ है। इदारों को भी देखना चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट जो कुछ उनके साथ करना चाहती है, ये मुनासिब नहीं है। मुनासिब यह है कि उनके साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और फिर वो लोग जो इससे पहले उनकी भी स्टेटमेंट उठा लें, तकरीरें उठा लें, वो भी देख लें, उनके खिलाफ भी उतनी ही फिर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारा मौक़िफ़ है। और तीसरा, आपने कहा कि जी शोदा हमारी जान है। हम सलाम पेश करते हैं उन माओं को जिन्होंने अपने शेर जवानों को खोया, और सलाम पेश करते हैं उन अपनी बहनों को जिन्होंने सुहागों को खोया। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, अब जो सेकेंडरी बात यह है कि आप, ये एक मीडिया ट्रोलिंग हो रही है, या मीडिया के अंदर एक बात को उछाला जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लोगों को उकसाया जा रहा है एंटी। कतन मैं समझता हूं कि मैं मीडिया पे आके अपनी जमात की तरफ से और अपनी तरफ से भी इसकी पुरजोर मजम्मत भी करता हूं, तरदीद भी करता हूं। देखिए, इस वतन के लिए हमारे 80,000 सोल्जर्स ने कुर्बानी दी है, सिविलियन ने कुर्बानी दी है, तब भी जाके आज टेररिज्म दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने टेररिज्म पे प्रैक्टिकली काबू पाया है। अभी भी हम वॉर और टेरर के अंदर है, हमारे बॉर्डर्स पे वो पोजीशन नहीं है। और जब हमारे बॉर्डर्स पे ये सिचुएशन नहीं है, तो आप खुद देख ले कि हमें आज अपनी फौज की पीठ में एक छोरा घोंपना है या हमने उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना है। हम पीठ में छोरा घोंपने वालों में से नहीं है। हम खून देना जानते हैं अपनी कौम के लिए, और दें भी सही। जब भी जरूरत पड़ेगी हम अपनी कौम के लिए खड़े होंगे। हम पीछे सिर्फ इक्तदार की जद्दोजहद नहीं कर रहे। आज जो हम हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रही है वो क्या है कि पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क हो, पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज खुद बनाए, पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने पैरों पे खड़े हो, और उसकी इकोनॉमी जो है किसी की डिक्टेशन देती हुई इकोनॉमी ना हो, बल्कि डिक्टेशन लेती हुई ना हो, बल्कि डिक्टेशन देती हुई तो हो। क़ायद-ए-आज़म ने जब स्टेट बैंक का जो इफ्तिताह किया था, तो उस वक्त उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी
उन्होंने क्या कहा था कि पाकिस्तान दुनिया की चंद बड़ी उन ममालिक में शुमार होगा कि अगर वो अपने आप को सावरन रखेगा मईशत के लिहाज से। हमारा वो मिशन है, हमारा वो मैनिफेस्टो है। तो हम किस तरह अपने शुहादा के साथ, मैंने कहा कि जो भी करेगा वो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करेगा, अपने इदारों के साथ गद्दारी करे, ये कोई सोच भी नहीं सकता। और इसको जोड़ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है। कोई भी पॉलिटिकल, एज ए मैं पॉलिटिकल वर्कर बात कर रहा हूं, न कभी हमारी जमात में इस किस्म का रवाज है न पाया जाता है। और जो अच्छा सर, मैं यहाँ एक सवाल करना चाहता हूँ। मैं एक सवाल यहाँ करना चाहता हूँ। आप बोल रहे हैं, मैं कोई इंटरप्ट नहीं करता, ना मैं काउंटर करता हूँ। मेरे पास बहुत सारे वीडियोस भी हैं, सवाल भी हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप ही लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू। एक तो आपने बताना है कि FIA को जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, एक तो ज़रूर उसका बताइएगा। दूसरा, एक साहब है अरसलान खालिद, जिसके बारे में अब एक काफ़ी प्रूफ्स आ चुके हैं कि वो फौज के खिलाफ ट्रोलिंग में मौजूद हैं। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने उनका नाम भी लिया है। तो सवाल यह है कि उनको आपने पंजाब में आला ओहदा दे दिया है। इसका ज़रा थोड़ा सा दो चीज़ पे बताइएगा, फिर मैं आगे जाता हूं सर। पहली बात तो आपने पहला सवाल क्या किया अपना डॉक्टर दानिश? मैंने कहा था कि FIA को, इमरान खान साहब FIA को जवाब दे क्यों नहीं है? मेरी बात इसलिए नहीं है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और उसने जो फैसला किया है, जो रिमार्क्स दिए हैं, वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये ममनुआ फंड, इन्होंने पहले फॉरेन फंडिंग से ममनुआ का, फॉरेन फंडिंग खत्म हो गया, अब इन्होंने इशू रेज किया है जी ममनुआ का। अच्छा, जितने भी पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, मुझे कोई एक पाकिस्तानी बता दें जो गैर मुल्की हो। उसका देखिए, अगर उसकी बीवी है तो वो उस पाकिस्तानी के साथ ब्याही हुई है, उसका ID कार्ड भी पाकिस्तानी है, तो आप उसे गैर मुल्की किस तरह कह सकते हैं? हमने तो 40,000 हमारे मेंबर्स हैं जो हमारे पेड मेंबर हैं, जो हमें फंडिंग करते हैं, और खुद आके मीडिया पे उन्होंने बयानात भी दिए। और जो हमने अपनी तमाम डॉक्यूमेंटेशन दी थी वो हम ECP में हमने जमा कराई, विद एफिडेविट जमा कराई। अब उसको उन्होंने जी एक रेफर किया जी आर्टिकल 1 उसके मुताबिक उन्होंने कहा जी कि वो भी उन्होंने गलत कोट किया है, वो भेज ही नहीं सकता था। अब उनका ये कहना कि FIA की जी इन्वेस्टिगेशन करो, क्यों इमरान खान जाए? इमरान खान ने कोई गलत किया? इमरान खान ने कोई पैसा चोरी किया? पाकिस्तान, उन्होंने तो अपनी तमाम जायदादें दुनिया में बेच के पाकिस्तान में पैसा लेके आए। अब जो पैसा वफाक से फेडरल में जाना था तो उसको ऊपर उन्होंने कहा। अच्छा सर, मैं क्योंकि ये सर ये इशू जरा फिर वो हो जाएगा। मेरा सिर्फ ये सवाल था कि FIA को जवाब दे वो हैं या नहीं है। दूसरा मैंने वो अरसलान खालिद का पूछा था, जाना भी नहीं चाहिए, जल्दी से दानिश भाईजान, जाना भी नहीं चाहिए। अरसलान खालिद का जल्दी से बता दें। मेरी बात से देखिए, मेरी बात से उस वक्त भी हमने कहा कि ये जो डी फेक अपना वीडियोज और फिर इस तरह ऑडियोज रिलीज हुई, जिनको ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ दिया कि ये रियल नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया ट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसमें कोई हकायक नहीं है कि जिसमें हमारी तरफ से कोई ऑफिशियली या अनऑफिशियली कहा गया हो कि इसको आपने जो है लोगों को मिलान करना है। ठीक है, मेरे पास टाइम चूंकि कम है, क्योंकि आप अब्दुल्ला साहब को भी देना है। चले ये यहाँ पे बात इस तरह रोक देते हैं कि अगर ये सबूत आ गया मार्केट में, जैसे इदारों के पास तो आ चुका है, अगर पब्लिक हो जाता है कि अरसलान खालिद इसमें इन्वॉल्व है फौज की ट्रोलिंग में, तो फिर आप जरूर एक्शन लेंगे। मैं अब्दुल्ला गुल क्राफ्ट की तरफ आने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। वेलकम बैक जी। जनाब अब्दुल्ला गुल साहब, जो इसमें गुफ्तगू हुई है उस पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर देने चाहिए, लेकिन मैंने इसमें एक चीज़ का इजाफा किया है और वो ये है कि जिस तरीके से शहीदों के हवाले से
तज़ीक हुई, तजलील हुई और मुहिम चलाया गया, उसमें काफ़ी लोग गिरफ़्तार भी हुए। और मैंने ये बताया, मेरे पास नाम भी है, डिटेल भी है काफ़ी, और कमेटी ने इसको फॉरेंसिक के लिए भी किया है, बहुत से लोगों का हो भी गया है, कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तहकीकाती टीम ने मसलन एक रिटायर्ड फौजी अफसर है, उसकी भी गिरफ्तारी मांगी है। 250 किंग सोशल मीडिया सार्फिन फॉरेंसिक के हवाले से इनकी तहकीक है, जल्द गिरफ्तारी इनकी है। ट्रोलर के खिलाफ 135 नोटिस भी जारी किए गए हैं, और ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक जो पकड़े जा रहे हैं वो कह रहे हैं हमारा ताल्लुक पीटीआई से है। अच्छा, यहाँ पर आपने पहले भी वो बात की थी, यहाँ पे ये बात दोबारा न्याजी साहब ने की थी कि अगर फौज के खिलाफ हमने तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने ज्यादा कहा था, कंपैरिजन आई है, कैसे देखते हैं सर? देखिए, पहली बात यह है कि DGISPR का बयान मैं तो वहां से जाऊंगा जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि एक खास पार्टी जो है वो ये चला रही है। तो वो खास पार्टी जो है वो कौन सी है ये तो वक्त ही बताएगा, और मेरा ख्याल है बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है, बल्कि शायद शुरुआत हो चुकी ही है। दूसरी बात इसके अंदर जो है वो शहदा की फैमिलीज और पूरी पाकिस्तान आर्मी है। इसमें कोई शक, माजी में जो सियासतदानों की तरफ से, चाहे वो PDM के थे या किसी और जमात के थे, उनकी तरफ से कुछ ऐसे बयान आए जिससे यकीनन बहुत तकलीफ हुई अफवाज पाकिस्तान के इदारे को। और अफवाज पाकिस्तान का इदारे के अंदर ज़्यादातर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से लोग आते हैं, और वो अपनी जान जो है वो कुर्बान करते हैं, पैसों की खातिर नहीं बल्कि अपनी मादरे वतन की इज्जत और हमारे मुस्तकबिल के लिए। अब देखने वाली बात यह है कि जिन्होंने फौज को क्या बगावत से आमादा किया गया, या फिर उनको सिर्फ जो है वो इल्जामात दिए गए और उनके मुतल्लिक जो है वो नाजेबा और हर्जा सराई की गई गुफ्तगू। अब जो शहबाज गिल साहब का केस है वो दिख रहा है, क्या ये तासुर पेश करने की कोशिश की जा रही है? ये तो इंतहाई गलत तासुर है। इसका तो बाकायदा वाजे बताया गया है कि 7 लाख फौज जो है, अगर वो चीज कहते हैं दाएं तरफ देखते हैं तो वो दाएं देखती है, जब बाएं देखते हैं तो बाएं देखती है। ये बगावत के जुमरे में आता है, और मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अफवाज पाकिस्तान के पास बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेडिशन एक्ट है। उनको ये सिविल की मदद लेनी ही नहीं चाहिए थी, बल्कि ये खुद अपनी कस्टडी में रख सकते थे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली उनको ये इजाजत मिली हुई है। और कुछ चल रहे हैं जिनको फिर भारत ने और दीगर ममालिक के लोगों ने उठाया, और पाकिस्तान के अंदर से जो लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं या जिनके वीडियो पैगाम आते हैं, क्या PTI की तरफ से लाताल्लुकी का इजहार किया गया कि ये लोग तो हमारे थे ही नहीं, या हमारे मेंबरशिप ही नहीं थी, या इनके साथ हमारा कोई लेना देना वास्ता ही नहीं था? तो अभी तक ऐसी जो है ऑफिशियल जो है वो इनके साथ लाताल्लुकी का ऐलान नहीं है। दूसरी बात जो इसके अंदर अहम तरीन है वो ये है कि पाकिस्तान अफवाज के अंदर अगर आप ये कहेंगे कि आप हुक्म ना माने, तो फिर ये डायरेक्ट आप जो है वो कन्फ्रंट कर रहे हैं अफवाज पाकिस्तान के इदारे के साथ, और ये एक बहुत बड़ा जो है वो जुर्म है। ये जो अभी सूरत हाल बन रही है, इसके अंदर वफाक और सूबों को अगर जब सामने ला के खड़ा किया गया, नतीजा ये है कि बाकी पार्टियां इररेलेवेंट हो जाएंगी और 2 पार्टियां रह जाएंगी। यानी कि जो अफवाज पाकिस्तान और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो अपने आप को पोर्ट्रे कर रही है, इसके नतीजे में ये किस तरफ मामला जाएंगे? अगर ये कहा जाए कि बाकी जो सियासी पार्टियां हैं वो बिल्कुल इररेलेवेंट है, या उनका कोई लेना देना, या उनके पास 10 आदमी नहीं है, या वो उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। हमजद साहब ने बिल्कुल सही बात की, और शायद ऐसा वो हो भी जाए किसी वक्त में किसी जगह के ऊपर। लेकिन ये कहना कि पूरा का पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। हाँ, अगर इमरान खान साहब जो है वो लाख आदमी निकाल सकते हैं, तो मेरे ख्याल में मरियम साहिबा जो है वो भी 70,000 निकाल सकती हैं, मौलाना फजल रहमान भी 50,000 निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एक पार्टी ये कहती है कि पूरा पाकिस्तान उनके हवाले कर दो, और दूसरी तरफ बाकी पार्टीज कहती हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, तो इसका मतलब है आप कन्फ्रंटेशनिस्ट पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं, आप लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, और आप जानबूझ के ये कह रहे हैं कि आ बैल मुझे मार। ये सूरत हाल जो है वो इंतहाई खतरनाक है। जो दूसरी इसके अंदर जो बात जो अभी दरमियान में की गई
कि इदारे के सामने FIA का इदारा है या कौन सा इदारा है, ये कौन डिसाइड करेगा? अगर ये कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करेगा तो फिर तो समझ आती है, क्योंकि पाकिस्तान है, कोई बनाना रिपब्लिक तो है नहीं। लेकिन पाकिस्तान का अगर आइन को मैं तशरीह करना शुरू कर दूंगा, कल मुझे अगर एक नोटिस आता है और ये FIA भेजती है या IB भेजती है या कोई और पुलिस का इदारा भेजता है और मैं कहूं कि मैं उनके सामने पेश नहीं होऊंगा, तो क्या मेरे साथ भी वही सलूक होगा जो इस टाइम पे कोई पॉपुलर लीडर के साथ हो रहा है? देखें, कभी भी मेजॉरिटी के नाम के ऊपर काम नहीं हुआ करते, नहीं हुआ करते। इस टाइम के ऊपर दुनिया में जो मेजॉरिटी रिलीजन है वो तो क्रिश्चियनिटी है। तो इसका क्या मतलब है कि मुसलमान जो है वो हम कोई गलत रास्ता फॉलो कर रहे हैं, नाउजुबिल्ला? तो इसका तो ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको तमाम लोगों के साथ इत्तेहाद, अमन, सलामती नहीं बल्कि मुल्क को इत्तेहाद की तरफ जाना पड़ेगा। आपको एक ठीक है सर, मेरे पास वक्त कम है, मैं उन दोनों हजरात को भी 1-1 मिनट दे दूं, 2-3 मिनट रह गया है। मोहसिन रांझा साहब, आपके पास 1 मिनट है, क्या कमेंट्स करेंगे सर आखिरी? देखिए, 3 चीज़ें हैं। एक, पहली बात तो ये कि इमरान खान ने अगर तोशा खाना के तहफ़ बेच दिए तो भी रसीदें दें, बताएं इस कौम को। अगर पास रखे हुए हैं तो भी बताएं इस कौम को, और छुपाए क्यों हैं इसका भी जवाब दें। दूसरा, अपने सोशल मीडिया के लोगों को कहें कि वो पाकिस्तान अफवाज के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चला रहे हैं उसको फौरी तौर पे रोकें। और अगर उनके सोशल मीडिया टीम के जो हेड हैं जिनका आप जिक्र कर रहे थे, उनको पंजाब में एक अहम ओहदा दिया, तो वज़ीर आला पंजाब को उनको कल ही फारिग कर देना चाहिए कि अगर इस तरह के इंतशार में कोई बंदा शामिल है। और सबसे अहम बात यह है कि उनको अदारों का, कानून का अगर लेक्चर देना आता है कि इंसाफ के आगे सब बराबर हैं, तो उनको सबसे पहले खुद भी कानून का एहतराम करना होगा। ठीक है सर, मैं 1 मिनट मेरे पास भी अमजद न्याजी साहब की तरफ भी आऊंगा। जी, आखिरी स्टेटमेंट सर अमजद साहब। दानिश भाई, हम तो अपनी रसीदें पहले भी दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में फिर भी दे लेंगे। ये खुद अपनी रसीदें न पहले जमा करा सके हैं ना अब जमा करा सकते। अभी भी इनके पास जो है मकसूद चपड़ासी का हिसाब नहीं है, अभी भी इनके TTs का हिसाब इनके पास नहीं है। अल्लाह ताला का शुक्र है, हम आज भी हिसाब देंगे, कल भी हिसाब देंगे। बाकी जो बेसुरी बेतुकी है कि जी हम मीडिया में अपने लोगों को मना करें, जब हम कह रहे हैं, खुद कंडेम कर रहे हैं कि ना हम इस मुहिम का हिस्सा हैं, ना कभी इसका हम सोच सकते हैं। ये अफवाज हमारी है, ये शोहदा हमारे जो हैं, ये अपने खून से वतन दिफा के लिए जो कुछ कर रहे हैं, तो इनके लिए मैं समझता हम जो कुछ भी करें वो कम है। तो अल्लाह ताला हमें सच मैन के भाई के लिए सच सुनने की, सच बोलने की तौफीक अता करे और पाकिस्तान वतन अजीज उस बुलंदी तक पहुंचे जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा था और जिसकी बुनियाद बड़ी जबरदस्त बात की है। PTI की पॉलिसी भी अमजद खान न्याजी की पॉलिसी बन जाए, बात है जबरदस्त। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।